जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा रिटायरमेंट प्लान के बारे में। अब ये रिटायरमेंट प्लान के बारे में जो आप सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई सरकारी नौकरी में है वही रिटायरमेंट प्लान ले सकता है या फिर रिटायरमेंट का वही प्लान कर सकता है। उन्हीं का हक है, उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं के पास पैसे होते हैं, उन्हीं को सरकार पेंशन देती है। रिटायरमेंट प्लान का मतलब होता है, चाहे वो आम लोग हो, खास लोग हो, गरीब लोग हो, अमीर लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपना रिटायरमेंट का प्लान कर सकता है। देखिए, अभी का जो युवा है उसको खास तौर पर बोलना चाहूंगा कि अभी के जो बुजुर्ग को आप देख रहे हैं उनसे सीखिए। आप अपने गांव में या फिर अपने शहर में, अपने पड़ोस में, आसपास में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखते होंगे जो पूरे जवानी में अच्छा कमाते खाते थे, अच्छा अर्निंग था, अच्छा इनकम था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि उनको चाय पीने के लिए पैसा अपने बच्चों से मांगना पड़ता है, उनको पान खाने के लिए पैसा किसी से मांगना पड़ता है, उनको कपड़े खरीदने के लिए बच्चों पे मोहताज होना पड़ता है, उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो भी बच्चों का मोहताज रहना पड़ता है। मतलब मिला जुला के सब कुछ करते हुए भी लास्ट में क्या होता है, बच्चों का मोहताज। और बच्चे क्या है, अपने में बिजी हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके बच्चे अपने बच्चे पे ध्यान देने लगते हैं। आप पे कौन ध्यान देगा? उनको पता है कि अब ये बुजुर्ग हो गए, अब इन्हें दिन काटना है, आपके मौत का लोग इंतजार करता रहता है क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर हर व्यक्ति अपना रिटायरमेंट का प्लान कर ले तो उनकी जो जीवन होता है, जो लास्ट का समय होता है, जिसे 60 के बाद जो रिटायरमेंट होता है, उसके बाद का जो जीवन है वो बिल्कुल आसान हो सकता है, किसी पे निर्भर नहीं हो सकता है, अपना जीवन आसानी से वो काट सकते हैं। आपको अगर ऐसा जीवन नहीं जीना है जिल्लत वाला, तो मैं बता रहा हूं कि रिटायरमेंट प्लान कैसे किया जाता है। देखिए, सरकारी जो नौकरी करते हैं तो उनको तो सरकार पेंशन देती है तो उसका आराम से कट जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी वाले कितने हैं पूरे देश में? अगर राज्य सरकार, भारत सरकार के भी टोटल जोड़ दिया जाए डिपार्टमेंट का तो 5% मैक्सिमम। बाकी जो 95% लोग हैं उन्हें खुद का रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी इनकम महीने के 15,000 है, 20,000 है, 25,000 रुपया, खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, करेंगे क्या, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो आपको अभी से ही निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, प्लानिंग करना है। और कैसे करना है वो इस वीडियो में बता रहा हूं अभी। अब देखिए, कोई भी बेरोजगार इंसान है जिसको जॉब नहीं मिलता है, आप देखते होंगे, चाहे वो 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, 35 वर्ष का हो गया, बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। क्या कभी किसी बेरोजगार को भूखे मरते देखे? नहीं मरते देखे होंगे। यहां तक कि बेरोजगारों का लाइफ स्टाइल जो रोजगार करने वाले हैं उनसे बेहतर होता है। बेरोजगारों का खर्चा भी बेहतर होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि रोजगार वाले तो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम की प्लानिंग करने में लगे हुए हैं, अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन बेरोजगार है वो फ्री है, उनका फ्री माइंड है, तो उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन चल कैसे रहा होता है, कभी कोई दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। भले ही उनको घर से कुछ सुनने को मिलता है, समाज से कुछ सुनने को मिलता है, थोड़ा जलील होना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आर्थिक बड़ा बढ़िया से चलता रहता है, शाम को पार्टी भी दोस्तों में करते हैं, वो कहीं से न कहीं से जुगाड़ हो जाता है। तो एक बेरोजगार इंसान कभी भूखे नहीं मरता है, सारा चीज सिस्टम हो जाता है, सारा अच्छा जिंदगी जीता रहता है। लेकिन वही व्यक्ति को जब रोजगार लग जाता है, उसको 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी मिलने लगती है, तब वो कहने लगता है कि अरे 15,000 मिल रहा है, बच कहाँ रहा है? जिस दिन तुम नहीं कमा रहे थे उस दिन कैसे चल रहा था? आज 15,000 आने लगा तो भी आपके पास नहीं बच रहा है। बस यहीं से दिक्कत शुरू होती है अपने देश में। और वही युवा जब बूढ़ा हो जाते हैं तो दूसरे के मोहताज हो जाते हैं। आपका जब स्टार्टिंग जॉब होता है, जब 15,000, 20,000 का जब स्टार्टिंग होता है, तो आप क्या करते हैं? अचानक से खर्चे बढ़ा लेते हैं। जब बेरोजगार रहते हैं तो एडजस्ट करते रहते हैं, इधर उधर से सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। जब 15-20,000 रुपये आने भी लगता है तो अचानक 15,000 का खर्चा बढ़ा लेते हैं। ये खरीदना है, वो खरीदना है, 15,000 आने वाला है, ये करना है, वो करना है। मतलब जॉब लगी या फिर कोई काम स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, खर्चे बढ़ गए। आपको अगर स्टार्टिंग में जॉब लग जाता है, कोई काम लग जाता है, कुछ पैसे आने लगते हैं, तो क्या करना है? आपको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। आपको कम से कम 5 साल 7 साल खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। उस पैसे को आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। मतलब कि मैंने पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी सैलरी अगर 15,000 है, 17,000 है, 20,000 है, उसमें से 2 और 3,000 को माइनस करके चलिए हमेशा। जैसे कि आपकी सैलरी 15,000 है तो आप ये सोचिए कि मेरी जॉब जो ओपनिंग हुई है, स्टार्टिंग हुई है, मेरे 13,000 मुझे सैलरी मिल रही है। अगर 17,000 का था आप सोचिए 15,000 मिल रहा है। अगर 20,000 का था आप सोचिए 17,000 मिल रहा है। 25,000 का था समझिए 20-22,000 रुपया मिल रहा है। मतलब 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह का एक पैकेज बना लीजिए कि महीना में कि मुझे इतना ही मिल रहा है, बाकी का पैसा मेरा है ही नहीं।
और उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट का बहुत सारे तरीके हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए SIP करा सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने उसमें पैसा डाल सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, इस पर मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे ये तो शेयर मार्केट का है, इसमें पैसा डूब जाता है, अभी मार्केट बहुत नीचे गिर रहा है, मार्केट की स्थिति खराब है। एक बात बता रहा हूं आपको, आप कहीं पर जमीन खरीदते हैं तो क्या उस जमीन का रेट अगले साल बढ़ जाता है? वो 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना हो जाता है। आप कोई सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, क्या 6 महीने बाद वो 10 गुना, 5 गुना हो जाता है? आप बैंक में FD करते हैं तो उसका 10 साल आप इंतजार करते हैं कि नहीं, कि वो भी 1 साल में, 2 साल में डबल ट्रिपल हो जाता है? नहीं होता है ना। लेकिन SIP में, म्यूचुअल फंड में आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो सकता है। तो इसके लिए आप 10 साल, 15 साल इंतजार नहीं कर सकते। क्या जरूरत है हमें SIP का पैसा कटा के डेली डेली हमें चेक करने की? जैसे आप FD बैंक में कर देते हैं, आप 10 साल इंतजार करते हैं कि 10 साल में पैसा डबल होगा तो निकालने जाऊंगा। इसी तरह SIP का पैसा हर महीने आपका 2000 का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, अगर आपके अकाउंट से कट रहा है, आपने SIP करा रखा है, तो आपको बार बार झांकने की उसमें क्या जरूरत है? आप 10 साल बाद देखिए, या फिर 5 साल, 7 साल में एक बार चेक कर लीजिए, या फिर साल में एक बार चेक कर लीजिए। जैसे किसी प्रॉपर्टी 1 साल में भी 2 गुना में बिक जाता है, कोई कोई प्रॉपर्टी 10 साल में भी 2 गुना नहीं होता है उसका रेट। तो इसमें धीरज रखना पड़ता है। दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक बार 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया देते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर भी 10 साल सबर करते हैं। गोल्ड खरीदते हैं, एक मुश्त पैसा देते हैं, फिर भी 10 साल, 5 साल बाद रेट बढ़ता है। लेकिन SIP में आप एक बार पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो 2-2 हजार, 1-1 हजार, 3-3 हजार महीना दे रहा है। एक बार तो 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे भी नहीं रहे उसको, कि आपको सबर नहीं है, आपको डर लग रहा है। पता है अपने देश में क्या हो रहा है? लोगों के पास सबर नहीं है, धीरज नहीं है, इसीलिए लोग गरीब होते जा रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करके देखिए कि 3000, 4000 या 2000 रुपया महीना आप 15 साल, 20 साल के लिए कर लेते हैं SIP, और 20 साल बाद अपना पैसा देखिए कितना आपका जमा हो जा रहा है। उसके अलावा मिनिमम आप SIP कराते हैं तो मिनिमम रिटर्न उसका 12% तो मिलता ही है, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो ये 15 साल, 20 साल बाद आपका पैसा 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक हो सकता है। जिस हिसाब से आपने प्लानिंग ले रखा है, 2000, 5000, 10,000 आप देखेंगे तो ये करोड़ों में भी जा सकता है 20 साल बाद। अगर बार बार उसमें नहीं झांकेंगे, आप हिम्मत रख के उसको चलाते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान। आगे क्या है कि 2000, 3000 तो ये SIP में, म्यूचुअल फंड में आप कर ही रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ पैसे हो रहे हैं, बच जा रहा है 5000, 10,000, 20,000, 50,000, तो उसको जमा करके आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर पैसा थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं, आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक बार हो जाता है, आपको थोड़ा बड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसा कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आपको इन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूं कि इन्वेस्ट करना सीखिए। थोड़ा थोड़ा ही सही इन्वेस्ट करेंगे। आपका उम्र मान ली 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया, बेरोजगार थे, लेकिन 30 वर्ष ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लिए तो 60 वर्ष की उम्र में आपके पास इतना पैसा तो होगा कि बाकी बात 60 वर्ष के बाद आप 30 साल भी, 20 साल भी और जी लेते हैं तो वो जिंदगी आपकी अच्छी होगी, किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, और इतने पैसे और इतना बैकअप आपके पास रहेगा कि आपके बच्चे हैं, बहू है, यहाँ तक कि पोता पोती भी आपका सेवा करेगा, इज्जत करेगा, कि कम से कम हम पर बोझ तो नहीं है हमारे दादाजी, हम पे बोझ तो नहीं हमारे पिताजी, या फिर आपकी बहू सोचेगी हम पर बोझ तो नहीं है हमारे ससुर जी। इसीलिए आपका रिस्पेक्ट भी होगा, आपके कदर भी लोग करेंगे, आपकी सेवा भी लोग करेंगे। अब देखिए, ये तो कम इनकम वालों के लिए बताया मैंने, 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 जो कमा रहे हैं। लेकिन आपकी इनकम अगर 50,000 है महीने का, आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपया महीने का है, तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, उसी हिसाब से आपका रिटायरमेंट प्लान होगा। तो रिटायरमेंट प्लान इसको कहते हैं, एक प्राइवेट काम करने वाला भी, एक छोला भटूरा बेचने वाला भी, एक चाय की दुकान करने वाला भी, एक सब्जी बेचने वाला भी, सब अपना रिटायरमेंट प्लान एक लेकर चल सकता है। मतलब कि अगर 500 रुपया भी डेली कमा सकता है, वो ये सोच ले कि मैं 400 रुपया ही डेली कमाता हूँ, तो भी महीने का 3000 उसको बच रहा है। जो 800 रुपया डेली कमाता है, समझे हम 600 डेली कमाते हैं, उसी में उसको मेंटेन करना है। तो ये होता है रिटायरमेंट प्लान। ये आपको करना, जॉब वाले के लिए नहीं, हर दुकानदार, हर कोई काम करने वाला जिस तरीके से आप अर्न करते हैं, उसी में रिटायरमेंट का आपको प्लान करना है। किसी भी परिस्थिति में उस पैसे को खर्च नहीं करना है, क्योंकि आपको यही मान के चलना है कि एक्स्ट्रा वाला जो पैसा वो मेरा है ही नहीं। ये सब चीजें तो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी कई प्लान है गवर्नमेंट का जो आप ले सकते हैं, जो आपको भविष्य में बहुत फायदा कर सकता है रिटायरमेंट प्लान में। इसके लिए NPS ले सकते हैं, नेशनल पेंशन प्लान। ये किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। इसमें बहुत कम पैसा लगता है और हर महीने आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत मोटा रकम लास्ट में आपको जमा हो जाता है। दूसरा क्या है, EPF ले सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये भी ले सकते हैं, आप खुद से भी ले सकते हैं किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। ये भी बहुत अच्छा प्लान है। तीसरा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी ले सकते हैं आप। इस प्लान को लेंगे, इसमें भी बहुत फायदा है। ये भी पेंशन प्लान ही है। आगे SC SS भी आप ले सकते हैं, जिसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कहते हैं।
ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा या किसी भी बैंक में ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पेंशन प्लान है। इसके अलावा LIC में भी बहुत सारा पेंशन प्लान है। इसके बाद अटल पेंशन योजना, ये भी प्लान ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्लान है। बहुत सारे पेंशन प्लान है जो ले सकते हैं, कम पैसा का जमा कर सकते हैं, वो पैसा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा पैसा बचेगा तो और चीज मैंने जो बताया उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा बचत कर सकते हैं। लेकिन बचत करना सीखिए। देखिए लाइफ जीना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं लाइफ में रखा हुआ क्या है, लाइफ में रखा हुआ नहीं है कुछ। 10% अपनी कमाई का 10% आप बचत करिए, 10% खुद पर खर्च करिए, 80% बच्चे उसको उड़ाइए ना। आप घर चलाइए, उसमें अपना लाइफ स्टाइल जिए, सब कुछ करिए, उसमें बच्चों का पालिए, एजुकेशन बच्चों को कराइए, सब कुछ कराइए। लेकिन 10% आपको सेविंग करना है। 10 से 20% कोशिश करिए, लेकिन मिनिमम 10% करना है। और 10% 15% अपने ऊपर भी खर्च करिए, तब भी आपके पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं जिससे आप परिवार को चला सकते हैं। अगर सेविंग करना आपने नहीं सीखा जवानी में, तो बुढ़ापा में आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में लोग यही कहेंगे कि बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, काम नहीं आया, बच्चे ने बेईमानी कर ली मेरे साथ। जबकि सच्चाई यह है कि बच्चे ने बेईमानी नहीं किया, आपने खुद अपने आप से बेईमानी किया है। क्योंकि बच्चे ने कभी नहीं कहा कि आप जो कमा रहे हैं टोटल पैसा आप मुझ पे खर्च कर दीजिए, मेरे लिए खर्च कर दीजिए, मुझे खिलाने में खर्च कर दीजिए। क्योंकि बच्चे का पालना परवरिश करना यह आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसी पैसा में से कुछ बचत करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपकी जीवन भी अच्छा चल सके।